हेलो गाइस, व्हाट्सअप। कैसे हैं आप सब? आज हमारा सेकंड लेक्चर है ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स ऑन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन वे टू लबासना। और अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप ऊपर टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं @tips4IAS। तो यस्टरडे हमने जो स्कीम्स डिस्कस की थी वो थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एंड फसल बीमा योजना। और उससे पहले हमने डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम। तो आपको तीनों में कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज जो हमें स्टार्ट करनी है वो है कि FPOs, डेट इज़ फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो देखेंगे कि होता क्या है, तो इसे बनाया क्यों जा रहा है, इसके बेनिफिट क्या हैं, ये क्यों ज़रूरी है। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ये इसमें हम कवर नहीं करेंगे। उससे पहले हम कवर करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन कृषि योजना, जिसके अंदर ये डिफरेंट स्कीम्स हैं कि मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर बेसिकली गार्डन का जो कल्चर होता है, आप मान सकते हैं कि बेसिकली फ्रूट्स। देन वी विल सी नेशनल फूड मिशन, फूड सिक्योरिटी मिशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट, दैट इज फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। वेट अ मिनट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि 10,000 FPOs को बनाना अगले 5 साल के पीरियड में, डेट इज़ फ्रॉम 2019-20 टू 2023-24 तक, जिससे इकोनॉमिक ऑफ स्केल इंश्योर किया जा सके। नाउ एक टर्म आई है इकोनॉमिक ऑफ स्केल। तो ये बेसिकली है क्या कि जब आप कोई चीज़ इंडिविजुअली रूप से प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। जब आप उसको बल्क में खरीदने लगते हैं या सेल करने लगते हैं तो आप ये कॉमन सेंस से भी देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है कि उसकी जो कॉस्ट होती है कि आप जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो वही बेनिफिट प्रोड्यूस करने के लिए ये जो FPOs हैं ये बनाए जाते हैं। तो इसका इंटेंशन जो यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि बेसिकली जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनका एवरेज एज पर डाटा 0.5 हेक्टेयर्स के करीब ही लैंड उनके पास होती है, जो कि आप मान सकते हैं कि 4 to 5 प्लॉट्स हैं जो डिफरेंट स्केटर्ड हैं। तो वो जो स्केटर्ड एरिया हैं, जो स्केटर्ड प्लॉट हैं, वो इतना आउटपुट नहीं दे पाते। तो जो एक पूरा एरिया, बड़ा एरिया दे पाता है, डेट्स वाई इनकी बार्गेनिंग जो पावर है वो इतनी नहीं रह पाती। तो यही कारण है कि FPOs का फॉर्मेशन किया जाएगा कि जो ये जितने भी स्मॉल फार्मर्स हैं इनका एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा। एक नॉन पॉलिटिकल एंटिटी होती है ये, जिससे कि ये बल्क में इसका बेनिफिट क्या होगा कि जब ये इतने ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा तो अभी देखेंगे कि कितने मेंबर्स होते हैं इसमें। 300 होते हैं प्लेन एरियाज़ के लिए। तो वो क्या होगा कि जैसे बिग बाजार का कॉन्सेप्ट है कि वो प्राइस इतना डाउन इसलिए दे पाते हैं क्योंकि वो बल्क में परचेज करते हैं। तो उनको बल्क में जब परचेज करते हैं तो उन्हें प्राइस कम मिल जाता है, तो एक बार्गेनिंग का ऑप्शन मिल जाता है। डेट्स वाई इसका ये बेनिफिट है। आपको इकोनॉमिक्स और स्केल पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। अब जो सेकेंड है कि जो लैंड होल्डिंग सपोर्ट है टू ईच FPOs वो 5 साल के लिए रहेगा कि जब से वो स्कीम आती है। डेट इज फ्रॉम कब तक रहेगा, 2027-28 तक। अब बेनिफिशियरी कौन होंगे, वही जैसे आपको एक्सप्लेन किया है अभी कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जिनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं है कि वो अप्लाई कर सके प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सर्विसेज के लिए। नेक्स्ट है कि इसके सेलेंट फीचर्स क्या हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मीन्स ये 100% जो फंडिंग होगी यूनियन गवर्नमेंट करेगी। ये किस डिपार्टमेंट में आती है, एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर में आती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के 2 डिपार्टमेंट में से एक डिपार्टमेंट है। अब ये इम्प्लीमेंट किसके थ्रू की जाती है, तो उसमें 3 एजेंसीज हैं। फर्स्ट है जो डेट इज SFAC, डेट इज स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। सेकेंड है NCDC, डेट इज नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। एंड लास्ट है नाबार्ड, डेट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो तीनों आप ध्यान रखेंगे, दोबारा आप देख लेते हैं। एक है नाबार्ड, डेट इज सेकेंड इज NCDC एंड थर्ड इज स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, डेट इज SFAC। आप ऐसे याद रखेंगे। ऑल्सो जो स्टेट हैं वो अपनी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज को नॉमिनेट कर सकते हैं इन कंसल्टेटिव विद डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो ऊपर हमने डिस्कस किया है। और एक क्लस्टर बेस्ड मतलब ऑर्गेनाइजेशन की एक गुच्छा टाइप फॉर्म किया जाएगा स्टेट लेवल पे भी। और ये कौन कौन होंगे इसमें, क्लस्टर बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशन बनेगा इसमें स्पेशलिस्ट होंगे जो सर्व करेंगे प्लेटफॉर्म को कि एक नॉलेज बेस और प्रोड्यूस कर सकें। FPO जो बनेगा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उसके प्रमोशन में
हेल्प कर सके। और मिनिमम जो मेंबर, जैसे अभी आपको ऊपर मैं बता रहा था कि 300 होंगे प्लेन एरियाज़ के लिए और 100 होंगे नॉर्थ ईस्टर्न और हिली एरियाज। नॉर्थ ईस्ट में जो अपने एरियाज आएंगे वो 6 शेड्यूल वाला, और ये नीचे अपना 6 शेड्यूल, उसके ऊपर जो बेल्ट लगती है वो होती है ILP, इन एयरलाइन परमिट की। और एटलीस्ट जो 15% ऑफ द टारगेटेड FPOs होंगे वो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में होंगे। अब एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या होती हैं, तो नीचे हमने एक्स्ट्रा ऐड भी कर दिया इसमें। तो ये वो डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं जो अफेक्ट होती हैं पूरा सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स से। तो इसलिए इन्हें एक्सप्लेनेशनल क्यों बोला जाता है, बिकॉज इन डिस्ट्रिक्ट्स का इम्प्रूवमेंट से ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिया में और अच्छा इम्प्रूव हो सकता है। और ये 115 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो आइडेंटिफाई की गई हैं 228 स्टेट्स में। मान के चलिए कि एटलीस्ट 1 जो डिस्ट्रिक्ट है फ्रॉम ईच स्टेट। तो आपको ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी क्लियर होना चाहिए, एक एक कीवर्ड जो उसमें मेंशन है, बिकॉज जब आपको क्लिस्टर की चीज़ें रहती हैं तो आपको क्रैम नहीं करना होता, वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड से निकलता है। नेक्स्ट है कि जो क्रेडिट गारंटी फैसिलिटी है अप टू 2 करोड़ ऑफ प्रोजेक्ट लोन वो दिया जाएगा। और ये किसके द्वारा क्रिएट किया गया, नाबार्ड और जो NCDC हमने ऊपर देखा है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट काउंसिल। और FPO प्रमोट करेंगे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट क्लस्टर को। ये बेसिकली वही है कि स्पेशलाइजेशन मिल सके, बेटर इनको बार्गेनिंग मिल सके, मार्केटिंग मिल सके, ब्रांडिंग मिल सके। तो आपको फर्स्ट थिंग इसमें क्लियर होना चाहिए कि FPOs होते क्या हैं, जो आपको एक्सप्लेन कर दिया गया। सेकेंड थिंग, ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज कौन कौन सी 3 आपको बताई गई है। और जो FPOs होते हैं 300 फॉर प्लेन एरियाज एंड 100 फॉर नॉर्थ ईस्टर्न और हिल एरियाज। ये सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, मीन्स 100% जो फंडिंग है वो यूनियन गवर्नमेंट करेगी। नेक्स्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन, डेट इज कृष्णोत्ती योजना। इसका ऑब्जेक्टिव है कि डेवलप करना है एग्रीकल्चर को और उससे जो मिले हुए सेक्टर्स हैं होलिस्टिक वे में और साइंटिफिक मैनर में, जिससे कि फार्मर की इनकम इंक्रीज की जा सके और उसकी प्रोडक्टिविटी भी। अब सेलिएंट फीचर्स क्या है इनके, फर्स्ट थिंग, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, अम्ब्रेला स्कीम है, मीन सेंटर और स्टेट दोनों इसमें शेयर करेंगे, जो इम्प्लीमेंट हुई है सिंस 2016 एंड 17। जैसे कि आपको फर्स्ट पेज पे एक्सप्लेन किया गया था 28 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जिनके सनसेट क्लोज हैं एक्सेप्ट MG नरेगा, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे। अब इसमें जो 11 सब स्कीम अंदर आई हैं इसके वो हैं, जिसमें ऐसे एक एक करके इसमें एक्सप्लेन की जाएगी। तो फर्स्ट है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर जैसे आपको एक्सप्लेन किया गया ऑलरेडी कि ये गार्डन के रिगार्डिंग है, गार्डन का कल्चर कि आप समझ सकते हैं फ्रूट्स टू प्रमोट होलिस्टिक ग्रोथ, हॉर्टिकल्चर सेक्टर की MIDH से आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट दोनों कैसे कैसे अलग होते हैं, बिकॉज वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल में आता है। इंक्लूडिंग नेशनल मिशन ऑयल सीड ऑफ और ये ऑयल पाम का, जिससे कि राइस की, वीट की पल्सेस, कोर सीड्स, ऑयल सीड और कमर्शियल सीड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये ऑयल सीड और ऑयल पाम में कौन कौन से इंक्लूड हैं, तो आप ध्यान रखेंगे राइस, वीट, पल्सेस, कोर सीड्स, ऑयल सीड्स एंड कमर्शियल क्रॉप्स एरिया एक्सपेंशन के थ्रू। तो नेक्स्ट है कि नेशनल मिशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। तो आप बस इतना ध्यान रखें कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है तो सस्टेन के लिए होगा कि आज के लिए भी सही और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। और इसमें जो सब मिशन है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का, तो जहाँ पे भी ये एक्सटेंशन वर्ड आता है एग्रीकल्चर में, तो आप समझिए अवेयरनेस के रिगार्डिंग है ये, जिससे कि मजबूत किया जा सके ऑनगोइंग जो भी स्टेट और लोकल बॉडीज़ के जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जिससे कि फूड की सिक्योरिटी स्टेबल हो जाए और फार्मर्स भी एम्पावर किए जा सकें। तो ये इसका मेन कंसर्न है। नेक्स्ट है सबमिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल, कि जो सर्टिफाइड सीड्स हैं उनकी क्वालिटी जो है उनको प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया जाए, कि जो क्वालिटी सीड्स हैं उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए, उसके लिए है ये। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, कि रिच करे फार्म मैकेनाइजेशन, प्रमोट करे कस्टम हायरिंग सेंटर्स जो होते हैं कि ये हायर किया जाता है एज अ लेबर, कि जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट है नेशनल सबमिशन ऑन प्लांट प्रोटेक्शन एंड प्लांट क्वारंटाइन, कि जो भी फार्मर का लॉस हो रहा है क्वालिटी का और यील्ड का, एग्रीकल्चर क्रॉप का, उसके रिगार्डिंग ये है। तो आप बेसिकली इनका नाम और उसके माइंड में अंडरस्टैंडिंग ध्यान रखेंगे। जो 11 सब स्कीम है स्टार्टिंग फ्रॉम MIDH मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, देन नेशनल मिशन जो ये पेम्बो मिशन था ऊपर हमने पढ़ा है, फूड सिक्योरिटी मिशन, देन कम्स द इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेंसस एंड इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स। फिर आ जाती है हमारे पास एग्रीकल्चर कोऑपरेशन की रिगार्डिंग,
फिर मार्केटिंग। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे हमने स्टार्टिंग करी थी इसकी कि एग्रीकल्चर की जैसे प्लांट हमने लगाया है उसको फिर प्रोटेक्शन करनी है उसकी, जैसे प्लांट प्रोटेक्शन क्वांटाइजेशन आया, फिर इकोनॉमिक्स देखनी है कि ये कितना इसकी जो प्रोडक्शन होगी इससे आउटपुट क्या रहेगा इसका, देन कॉपरेशन देखना है, फिर इसकी मार्केटिंग करनी है। देन वी हैव नेशनल ई गवर्नेंस प्लान्स कि हम ऑनलाइन देख सकें कि एक्सेस कर सके फार्मर इंफॉर्मेशन को, जिससे कि वो टाइमली देख सके कि क्या वो कर सकता है जिससे इसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। दैट इज नेशनल ई गवर्नेंस प्लान टू इम्प्रूव एक्सेस ऑफ फार्मर टू इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज, मेकिंग अवेलेबल टाइमली एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू द फार्मर फॉर इंक्रीजिंग देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, जो अभी आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो इसमें हम फर्स्ट देख लेते हैं जो MIDH है हमारा, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। अब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो रहा है कि मिलके डेवलप करेंगे हॉर्टिकल्चर को, तो इसका है कि ऑब्जेक्टिव कि प्रमोट करना होलिस्टिक डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर सेक्टर का, जिसमें इंक्लूड है बैम्बू और कोकोनट भी, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है कि एनकरेज करें एग्रीगेशन ऑफ फार्मर FPOs में, जैसे ऑलरेडी FPOs का फायदा है कि इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का जो फायदा है वो मिलता है, बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। एनहेंस करें हॉर्टिकल्चर की प्रोडक्शन को, फार्मर की इनकम को इंक्रीज किया जा सके और मजबूत किया जा सके, जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है। नेक्स्ट है इम्प्रूव करना प्रोडक्टिविटी बाय वे ऑफ जर्म प्लांटिंग मटेरियल एंड वे यूज ऑफ एफिशिएंसी। जर्म बेसिकली ये लिविंग जेनेटिक रिसोर्सेज का एक प्रिजर्व करके रखते हैं फॉर द प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग के लिए, जो सीड्स और टिश्यूज होते हैं उनको प्रिजर्व करके रखते हैं। सेलेंट फीचर इसके क्या है MIDH के कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है जो स्टार्ट हुई 2014-15 से, जिसमें सब स्कीम आती हैं इसके और एरिया ऑफ कोऑपरेशन आते हैं कि किस एरिया में काम करेगी। फर्स्ट नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है जो वही है कि होलिस्टिक ग्रोथ करेगा हॉर्टिकल्चर सेक्टर की, एरिया बेस इसमें अप्रोच रखी जाएगी। दूसरा मिशन है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए और जो हिली स्टेट्स हैं, ये टेक्नोलॉजी मिशन है जो फोकस करेगा कि क्वालिटी प्लांट मटेरियल की प्रोडक्शन की रिगार्डिंग। और ये नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड और कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, दो बोर्ड बनाए गए हैं। फर्स्ट बोर्ड जो इम्प्लीमेंट करेगा जो भी MIDH के अंदर जितनी स्कीम्स आती हैं उनको सभी स्टेट और यूटीज़ के अंदर, और जो दूसरा है ये कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, ये इम्प्लीमेंट करेगा वेरियस स्कीम MIDH की, लेकिन किन में, जो ओल्ड कोकोनट ग्रोइंग स्टेट्स हैं कंट्री की। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी कोकोनट ग्रोइंग स्टेट हैं एंड विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। तो आपका आंसर आता है केरला, लेकिन आप इसको कमेंट में भी लिखेंगे, तब आप लिखेंगे तो आपको याद रहेगा। दूसरी है केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा और महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, गुजरात एंड पुडुचेरी में भी इसकी प्रोडक्शन है। और आइसलैंड लाइक लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अदर एरियाज हैं कोकोनट प्रोडक्शन के। तो ये एक्स्ट्रा आपको जो इन्फॉर्मेशन है केवल आपको हमारे थ्रू ही मिल रही है। अब हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो आपको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है इसकी PDF कंप्लीट मिल जाएगी। तो आप मिनिस्ट्री वाइज आपकी पास PDF रहेगी जो लेटर ऑन कंपाइल कर दी जाएगी, लेकिन आप अभी साथ साथ इसको कंप्लीट करते रहिए। सेकेंड थिंग, ये आपको जितने भी और डॉक्यूमेंट आएंगे एट द लास्ट PD 365 इंक्लूडिंग विजन, शंकर, राउज, इनसाइट, बाईजूस, वो सभी आपको एक ही डॉक्यूमेंट में यहाँ पे कंपाइल हो जाएंगे। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पे आप ऊपर सर्च भी कर सकते हैं 10M एक्सपर्ट IAS, या आप @tips for IAS को सर्च करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है फॉर हॉर्टिकल्चर नागालैंड में जो टेक्निकल बैक स्टॉपिंग देगा, बैक स्टॉपिंग मीन्स सपोर्ट देगा, कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा कि उनको अवेयरनेस बढ़ाएगा, उनके माइंड को ओपन करेगा रिगार्डिंग फार्मिंग। और स्ट्रेटेजी क्या है कि एंड टू एंड अप्रोच है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस की मीन कि जितने भी आजू बाजू जो मैक्सिमम बेस्ट कर सकें R&D टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जाएगा, जिससे कि कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोड्यूस मतलब फोकस किया जा सके। तो होता क्या है ये कि कोल्ड चेन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एक टाइप ऑफ सप्लाई चेन है जहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल मेंटेन किया जाता है। बेसिकली ये फार्मास्यूटिकल्स जो होती हैं वहाँ पे किया जाता है, फ्रोजन फूड सच एज फिश और मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स में किया जाता है, जहाँ पे डिफाइंड टेम्परेचर पे उसको स्टोर किया जाता है ताकि उसकी लाइफ और इंक्रीज हो सके। और वही कि यही कि ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की जाएगी, जिससे कैसे कि डाइवर्सिफिकेशन किया जाएगा क्रॉप्स का, टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जाएगा। तो आप बेसिकली जो ऊपर है आपको वो ध्यान रखना है। MIDH ये सेंट्रली स्पॉन्सर है, इसके अंदर सब स्कीम्स हैं जो हमने नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन पढ़ा है। उसके बाद जो के 2 बोर्ड हैं वो आप ध्यान रखेंगे। फंडिंग जो है इसकी, और इसमें एक वर्ड है ये एग्रीज ऑफ ऑर्चार्ड। एग्रीज एक बेसिकली एरिया है, एरिया ऑफ ऑर्चार्ड,
फंडिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 90% है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और ये हिमालयन स्टेट्स के लिए, और 60% है सभी स्टेट के लिए। जो रिमेनिंग जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट देगी। अब इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है 2014 का प्रोजेक्ट चमन। तो ये सभी मैगजीन में लिमिटेड दिया गया है, इसलिए आपको पूरा ही फॉर प्री और मीन्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो ये लॉन्च हुआ था जिसका एनवीसीज मतलब होता है प्री कल्पना थी कि सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग डाटा का यूज़ किया जाएगा किसके थ्रू, जीआईएस के थ्रू, दैट इज जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, फॉर जनरेटिंग एक्शन प्लान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के लिए। तो पूरा समझ लेते हैं इसको एक बार। तो प्रोजेक्ट चमन है जिससे कि हॉर्टिकल्चर को एसिस्ट हेल्प मिल सके। तो उसका थोड़ा एक बैकग्राउंड आपको हेल्प करेगा कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फूड और वेजिटेबल का इन द वर्ल्ड, वेरी गुड। और ये टॉप प्रोड्यूसर है क्रॉप लाइक लेमन्स, मैंगोज एंड बनानास का। और 30% जो इंडिया का एग्रीकल्चर जीडीपी है वो हॉर्टिकल्चर से आता है। तो आप अपने आंसर राइटिंग में मेंशन कर सकते हैं फैक्ट। और जिसमें से 8.5% टोटल क्रॉप एरिया से आते हैं फॉर द 5th टाइम इन अ रो। जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं कंपेरेटिवली अनइफेक्टेड रहते हैं जो ये वेग मानसून आता है, बिकॉज इनका जो वाटर की रहता है एश्योर्ड इरिगेशन है उसके थ्रू ही हो पाता है, अनलाइक फूड ग्रेन्स। जो हॉर्टिकल्चर फार्मर्स हैं इसलिए उनको बेटर एक्सेस चाहिए स्टोरेज फैसिलिटीज़ की, लाइक कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस की, जैसे मैंने ऊपर कोल्ड स्टोरेज ये कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है। अभी इसका जो विद द एम कि जिससे डेवलप किया जा सके इंडिया का हॉर्टिकल्चर सेक्टर को, तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है उन्होंने मिशन है दैट इज प्रोजेक्ट चमन। इसका फुल फॉर्म है कोऑर्डिनेटेड हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट यूजिंग जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जिससे कि रिमोट सेंसिंग का और टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा सैटेलाइट को, जिससे कि एक्शन प्लान बनाया जा सके कि कैसे हॉर्टिकल्चर को डेवलपमेंट किया जाएगा। और ये 2014 में लॉन्च किया गया था इस MIDH जो प्रोग्राम है उसके अंदर एज अ सब स्कीम। और ये इम्प्लीमेंट किसके थ्रू किया जाता है, ये दिल्ली बेस्ड नेशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर है उनके थ्रू ये किया जाता है। अब इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं। जो चमन है कैरी आउट करता है मैपिंग एरिया की और आउटपुट 7 हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का 12 स्टेट के अंदर। और जो स्पेशल स्टडीज़ हैं वो कंडक्ट की जाएंगी सभी मेजर स्टेट में हमारी कंट्री में। और जो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है ये अदर जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है फ्यूचर में उन पे भी एक्सटेंड कर दी जाएगी। अभी 7 हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पे ही है ये। और ये हेल्प करेगी हॉर्टिकल्चर सेक्टर को कि वो प्रोड्यूस कर सके न्यूट्रिएंट रिच क्रॉप्स को, जैसे रिच क्रॉप्स को लोगों तक, और फूड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी भी मिल सके। और डिजिटल इन्वेंटरी बनाई जाएगी कि कितना स्टॉक हमारे पास है, जिससे कि हमें पता रहे कि हमारा जो फूड है वो वेस्ट ना हो, जैसे हम डे टू डे न्यूज़ में देखते रहते हैं। और ये हेल्प करेगा आइडेंटिफाई एरिया हाई पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस का, जो रिड्यूस कर दिया जाएगा। कैसे कि पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हमने कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी उसको बनाकर। और इन्फ्लेशन को भी ये मैनेज करने में हेल्प करेगा, क्योंकि जब हम इन्वेंट्री मेंटेन रखेंगे डिजिटल इन्वेंट्री तो ये एक्यूरेट डाटा हमें फूड स्टॉक का इससे पता रहेगा। तो ये इसका बेनिफिट है। तो आपको ये प्रोजेक्ट चमन क्लियर हो जाना चाहिए, MIDH के अंदर आता है। और ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नेशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर दिल्ली बेस्ड है, NCFC। और ऊपर हमने जो सब स्कीम देखी है MIDH और उसकी जो ऊपर नेशनल मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ, जो हमने हॉर्टिकल्चर देखा, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। और ये ग्रीन रिवोल्यूशन देखा है कृष्णवती, उसके अंदर 11 सब स्कीम्स देखी हैं। उसके ऊपर फूड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हमने डिस्कस कर लिया। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो और भी कंपोनेंट हैं दैट इज़ नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन और जो नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, तो ये हम डिस्कस कर लेंगे। वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं होनी चाहिए बिकॉज आपकी रिटेंशन कम हो जाती है। तो ये नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में हमारे ये 1.5 जो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, देन वी विल मूव टू 1.6। तो ऐसे ही ये पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, हिट द लाइक बटन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।